हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग ये हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर रिवाइज करते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले तो ये नेशनलिज्म वर्ड का मतलब समझते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है हमारा देशभक्ति, ठीक है, पैट्रियटिज्म, दैट इज़ ओनली नोन एज नेशनलिज्म। अब कांग्रेस पार्टी हमारे जो यहाँ पे बना था वो बहुत पुराना पार्टी है। अभी तो बहुत सारे पार्टीज आ गए, लेकिन कांग्रेस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी विच वाज फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारा 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, कांग्रेस बना था 1885 में। तो बहुत पहले ही कांग्रेस जो वो एस्टैब्लिश हो चुका था इंडिया को आज़ादी दिलवाने के लिए। तो कांग्रेस का पूरा डिटेल्स हिस्ट्री हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में धीरे धीरे लोगों के मन में अपना देश के लिए वो जो पैट्रियोटिक फीलिंग है वो कैसे डेवलप होने लग गया था। तो ये चीज़ हम लोग बात करते हैं। तो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का कुछ कुछ रीज़न था। पहला हमारा हुआ था, एक जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे, नील का जो लोग खेती करते थे, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि आपको इंडिगो ही उगाना और कुछ आप नहीं उगा सकते हैं। तो इससे होता क्या था कि इंडिगो जो है वो ज़मीन को बंजर बना देता था। तो किसान जो 2-4 साल फसल उगाता था, ज़मीन बंजर बन जाता था, उन किसान को बाद में किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिलता था। उनका ज़मीन भी चला गया, पैसा भी उनको नहीं मिलता था। तो जिसके वजह से किसान लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब से इंडिगो हम लोग नहीं उगाएंगे। तो अप्रैल 1860 में कल्टीवेटर्स ने पहली बार एक ग्रुप बनाया और सब मिल के उन्होंने बोला ब्रिटिश ऑफिसर को कि आज से हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो ये पहला हमारा इंडियन हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, यानी कि अंग्रेज़ों का साथ हम लोगों ने नहीं दिया था। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था। इसके बाद कुछ और चीज़ हुआ था, कुका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पंजाबियों ने स्टार्ट किया था। सिख रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ब्रिटिश लोग उनको बड़े परेशान कर रहे थे। तो दो कुका लीडर्स थे जिनका नाम था बालक सिंह एंड राम सिंह। इन दोनों ने सबको ये बोल के मोटिवेट किया कि आज से हम लोग ब्रिटिश का बनाया हुआ कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे और उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि फॉरेन गुड्स का कंप्लीटली बॉयकॉट कर देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। डेक्कन, डेक्कन मतलब दक्षिण, मतलब साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आर्म्ड रिबिलियन स्टार्ट हो गया था। हथियार लेके लोग सड़क पर उतर आए थे और उनको उतारने वाला जो पर्सन थे वो थे, उनका नाम वासुदेव बलवंत फाड़के थे। तो वो महाराष्ट्र के थे और उन्होंने ही लोगों को जा जा के बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कि किस तरीके से ये लोग इतने साल से हमारे ऊपर टॉर्चर किए जा रहे हैं, और उन लोगों को बोला कि हमें इनको यहाँ से अब भगाना पड़ेगा और हथियार लेके सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो ये इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब आगे हम लोग ये चीज़ बात करते हैं कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। हमारा इंडिया में जो रिलीजन्स थे मोस्टली उस टाइम में दो रिलीजन ज़्यादा चलते थे, हिंदुइज़्म एंड इस्लाम। दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी था। नहीं सुधारते तो हम लोग आपस में ही लड़ते रह जाते और ये अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर रूल करते चले जाते। और यही तो इनका पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आपस में लड़ाई लगवा दो और खुद रूल करो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंट्रीब्यूशन हमारे एक सोशल रिफॉर्मर के थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो नाम में इनका राजा है, इसका मतलब ये कोई राजा नहीं है, ही वॉज नॉट ए किंग, एक नॉर्मल इंसान ही थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनको किसी ने राजा का टाइटल मतलब उपाधि में दिया था। तो किन्होंने दिया था, तो अकबर टू थे, एक मुगल एम्परर थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। क्यों दिया था, तो अकबर टू तक जो आते आते मुगल लोग जो है वो ब्रिटिशर के अंदर में पेंशनर बन गए थे। वो बस पेंशन का पैसा उनको मिलता था, उससे उनका घर चलता था। तो पेंशन उनका अकबर टू का बहुत कम था। और इधर राजा राम मोहन रॉय का जो अंग्रेज़ थे उनके साथ बड़ा अच्छा तालमेल था, बातचीत अच्छे तरीके से होता था। तो अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को बोला था कि आपका तो बहुत अच्छे से बातचीत होता है अंग्रेज़ों से, तो एक बार थोड़ा सा बोलिए ना उनको मेरा पेंशन बढ़ा देने के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेज़ों को रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद वो अकबर टू का पेंशन बढ़ गया था। तो अकबर टू इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने बोला आप तो राजा जी है, आपने मेरा पेंशन बढ़वा दिया है। तो तभी से इनका नाम जो राजा पड़ गया। तो ही वॉज नॉट ए किंग, ही वॉज जस्ट ए कॉमन पर्सन, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। तो राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा इंडियन सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी को रिफॉर्म करने में। तो कैसे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जन्म। इंडियन सोसाइटी धीरे धीरे मतलब मरता चला जा रहा था, हम लोग अपना खुद का कल्चर भूले जा रहे थे, हम लोग फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। इन्हीं के वजह से हम लोग, हमारा जो इंडियन कल्चर था वो फिर से रिवाइव हो पाया, हम लोग इंडियन कल्चर को फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है। एंड ही वॉज ए हाईली लर्नेड पर्सन, उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आती थी, उन्होंने बहुत सारा बुक्स पढ़ा था। जितने भी होली बुक्स है, गीता, कुरान, बाइबल, उपनिषद जो है, सब होली बुक्स इन्होंने पढ़ रखा था।
इतना सारा बुक पढ़ने के बाद इनको एक चीज़ का नॉलेज हो गया था कि सबका मालिक एक, यानी कि हम लोग इतने सारे भगवानों को जो मानते हैं, राजा राम मोहन रॉय को समझ में आ गया था इतने सारे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद कि अल्टीमेटली सब तार ऊपर जाके एक ही इंसान तक पहुंचता है। तो सबका मालिक एक, ये इस बात को समझ गए थे। इसी को इंग्लिश में मोनोथिज्म बोला जाता है। तो ये मोनोथिज्म में बिलीव रखते थे, ये एक भगवान को मानते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने अपने एक बुक में भी लिखा और बुक का नाम ही रखा था गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। बाद में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया था जिसका नाम था आत्मीय सभा 1815 में। इसी आत्मीय सभा का नाम बदल दिया गया, बदल के ब्रह्मो सभा रखा गया, और उसका नाम फिर से बदल के 1828 में ब्रह्मो समाज रखा गया। तो आज के टाइम में इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में ब्रह्मो समाज का ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग सोशल वर्कर्स रहते हैं, सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोविड का केस आ गया है, लोगों का हेल्प करना है, गरीबों का हेल्प करना है, तो ये ब्रह्मो समाज के जो मेंबर्स है वो लोग इस काम को करते हैं। तो ये ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने ही। अब आगे राजा राम मोहन रॉय जो वो कास्ट सिस्टम को बड़ा हेट करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इनको पता था कास्ट के बेसिस पे ही इंडिया में भेदभाव किया जा रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कास्ट हिंदुइज्म में था। सिमिलरली दूसरे रिलीजन में भी कास्ट था। तो इस कास्ट सिस्टम को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि कास्ट सिस्टम इंडिया से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे ही हम लोग आपस में लड़ रहे थे और हमें लड़ाने का काम कर रहा था ब्रिटिश। ठीक है, तो इनको ये बात समझ में आ गया था, इसीलिए कास्ट सिस्टम को बंद करना चाहते थे। ये पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे। पॉलीगैमी का मतलब क्या चीज़ होता है? मैनी मैरिजेस, एक लड़का बहुत सारा शादी कर सकता है, इसको पॉलीगैमी बोला जाता है। तो पहले राजा महाराजा करते थे ऐसा, और फिर कॉमन लोग जो नॉर्मल पर्सन है वो लोग भी पॉलीगैमी करते थे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि पॉलीगैमी हमें बंद करना चाहिए, ये सही पॉलिसी नहीं है। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे ये राजा राम मोहन राय। सती सिस्टम के अगेंस्ट में थे। सती सिस्टम हम लोग पहले भी बात किए हैं, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा चलता था कि, और सती सिस्टम खाली हिंदुइज्म में चलता था, दूसरे रिलीजन में नहीं। तो सती सिस्टम में क्या होता था कि कोई अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो जिस आग में हस्बैंड को जलाया जा रहा है उसी में वाइफ को भी जंप करवा दिया जाता था। अच्छा, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये सती सिस्टम अच्छा है कि बुरा है। तो सुन के तो लग रहा है कि बहुत वाहियात टाइप का नियम है, किसी जिंदा इंसान को जला के मार दिया जा रहा है। लेकिन इसका अगर हिस्ट्री पे बात करें तो जिस टाइम में सती सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस टाइम में इंडिया में अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उसके वाइफ को बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता था। एक तो फॉरेन जो अटैकर्स थे वो लोग आते थे, जो विधवा रहती थी उनको उठा के अपने साथ लेके चले जाते थे, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था। तो इसीलिए जो विधवा थे उनका मानना था कि किसी और के हाथों टॉर्चर होकर मरने से बेहतर है कि जिस आग में मेरा हस्बैंड जल रहा है उसी में कूद के जान दे दे। तो सती सिस्टम बनाया गया था इस रीज़न से। लेकिन बाद में ये एक हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में इस तरीके से घुल मिल गया कि सती सिस्टम जो है पूरी तरीके से इंडिया में लागू हो गया था और हर जगह पे इसको फॉलो किया जा रहा था। तो ये बाद में चल के ये ख़राब हुआ था। जब स्टार्टिंग किया गया था ये इस मोटिव से नहीं किया गया था कि वाइफ को जंप करवा के मार दे। ठीक है, तो सती सिस्टम को फिर बैन भी करवा दिया गया था। उस टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने और राजा राम मोहन रॉय ने मिलके 1829 में सती सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया, और ये कहा कि अकॉर्डिंग टू ऑल शास्त्र सती इज़ ए मर्डर। हर शास्त्र के अनुसार सती जो है एक मर्डर है। तो ये बोल के सती सिस्टम को बंद करवा दिया गया था। जब सती सिस्टम बंद हुआ उस टाइम में बहुत सारा प्रोटेस्ट भी इंडिया में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबको पता था ये खराब सिस्टम है। लेकिन इतने सालों से हमारे इंडियन सोसाइटी में ये आ चुका था कि इसको अचानक से अगर बंद कर दे तो एक तरीके से लोग इसको रिलीजियस चीज़ों में इंटरफेरेंस जैसा देख रहे थे। तो लोग इसका अपोज कर रहे थे। हालांकि अच्छा बात है कि सती सिस्टम जो वो बंद हो गया था और वो उस अपोजिशन का कुछ वैल्यू नहीं मिला उनको। अब आगे जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है वो वुमेन का राइट के लिए भी, अधिकार के लिए भी लड़ते थे। पहले पापा का प्रॉपर्टी खाली बेटा को मिलता था, बेटी को नहीं मिलता था। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट की वजह से प्रॉपर्टी अब बेटी को भी मिलने लगा था, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था। राजा राम मोहन रॉय इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। उनको पता था कि जब तक एक कॉमन लैंग्वेज इंडियन लोगों को नहीं मिलेगा तब तक इंडिया यूनाइट नहीं होगा, और यूनाइट नहीं होगा तो फिर आज़ादी कैसे हमें मिलेगा। तो ये इंग्लिश एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, एक बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और एक पर्शियन लैंग्वेज में जिसका नाम था मिराट उल अकबर। तो ये 2 न्यूज़पेपर जो है ये इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था। इनका डिमांड था ब्रिटिश ऑफिसर्स से, ब्रिटिश क्वीन से, कि जो मिलिट्री में जो पैसा खर्चा किया जा रहा है
उसको कम करके जो बच रहा है पैसा उसको हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन में लगाना चाहिए। तो ये इनका डिमांड था। और इनका डेथ हो गया था मेनिंजाइटिस के वजह से। मेनिंजाइटिस एक दिमागी बुखार होता है, बहुत हाई फीवर आता है, जिसके वजह से ये राजा राम मोहन रॉय का डेथ हुआ था। ठीक है, तो अगले सोशल रिफॉर्मर पे अगर बात करें, उनका नाम है ज्योतिबा फुले। तो बर्थ हुआ था इनका 1827 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। तो बाई प्रोफेशन अगर देखें तो ज्योतिबा फुले, उनके दादा परदादा ये सभी फ्लारिस्ट थे, गार्डनर थे, फूल उगाते थे। तो वहीं से फूल उगाने से इनका नाम पड़ा है फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था गुलामगिरी। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं बुक का नाम। जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान गुलामी करते करते फूल गया, इतना गुलामी किया, इतना गुलामी किया, इतना टॉर्चर हुआ, उसका पूरा शरीर ही फूल गया। तो गुलामी से फूले याद रख सकते हैं। तो गुलामी से गुलामगिरी और फूले से ज्योतिबा फुले। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम का बुक रखा था। ज्योतिबा फुले मोस्टली वर्क करते थे फॉर द शूद्रास, जो हमारे जो लोअर कास्ट जो थे, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, औरतों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पे ज्योतिबा फुले वर्क करते थे। और इनके पहले जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात की, वो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा वो उनका झुकाव था। तो ज्योतिबा फुले जो है वो औरतों को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे इन कंपैरिजन टू मेन, क्योंकि विमेन ही वो होती है जो कि बेबीज़ को जन्म देती है। यानी कि जितने भी मेन हो, वुमेन हो, धरती पे जो आया है एक औरत से ही आया है। तो इसीलिए औरतों को वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। आगे इन्होंने अपने खर्चे से 1848 में एक गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, और वो पहला इंडिया का गर्ल्स स्कूल था, 1848 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1854 में इन्होंने फिर से एक ऑर्फेनेज ओपन किया था, अनाथालय फॉर द पुअर विडोज, जो गरीब विधवा थी। अब विधवा को सती नहीं होने दिया जा रहा है, तो विधवा को कहीं तो रहना पड़ेगा, तो उनके लिए अनाथालय ओपन किया गया था। इन्होंने फिर से एक गर्ल्स स्कूल ओपन किया था, और एक तो गर्ल्स स्कूल था जिसका नाम था महर्ष, और दूसरा एक लोअर कास्ट ऑफ के लोगों के लिए स्कूल ओपन किया था जिसका नाम था मांग्स। पहले लोअर कास्ट के जो पीपल थे उनको पढ़ने का परमिशन नहीं था। पढ़ने का परमिशन सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ सकते थे। वैश्य और शूद्रास तो बिल्कुल स्कूल के आसपास भी भटकते हुए नजर आए तो मार मार के एकदम जान ही ले लिया जाता था। इन्होंने उन शूद्रास के लिए एक स्कूल ओपन किया जिसका नाम था मांग्स। ठीक है, 24 सितंबर 1873 में इन्होंने एक अपना समाज ओपन किया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, दैट वाज नोन एज सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले एक मेल थे। ये औरतों को इक्वालिटी देना चाहते थे, लेकिन इक्वालिटी देने के लिए औरतों को घर से बाहर आना पड़ेगा, और उस टाइम के औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब ज्योतिबा फुले किसी का घर में घुस के औरतों को थोड़ी मोटिवेट कर सकते, उल्टा उन्हीं को डंडा पड़ जाता। तो इसीलिए ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दिया। वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले जो है वो औरतों को इक्वालिटी देने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का होता था, वो उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले ही करती थी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सोशल रिफॉर्मर। इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जितना एग्जाम में आएगा खाली हमें उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया था, नाम था प्रार्थना समाज, 1867 में। फिर ये नेक्स्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, ये इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मूला शंकर। जब इन्होंने वो साधु वाला जीवन एक्सेप्ट कर लिया, तब इनका नाम बदल के स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया गया। जैसे हमारे रामदेव बाबा, उनका भी असली नाम रामदेव बाबा नहीं है, जब वो साधु बन गए तब उन्होंने नाम बदल के रामदेव बाबा रख लिया। तो उसी तरह इनका असली नाम मूला शंकर था, बाद में इन्होंने नाम बदल के स्वामी दयानंद सरस्वती किया। इन्होंने 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया जिसका नाम था आर्य समाज, और इसी आर्य समाज का अंडर में जितने भी इंडिया में डीएवी स्कूल्स है, और डीएवी स्कूल खाली इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, जहाँ जहाँ डीएवी स्कूल है सब आर्य समाज के अंडर में ही काम करता है। तो डीएवी का फुल फॉर्म ये होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। नाम में ही दयानंद छुपा हुआ है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ही एक, हम लोग समझ सकते हैं कि एक ब्रांच है, इनका ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच है। इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में ये डीएवी स्कूल चलता है इनका। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 2 बुक भी लिखा था। एक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखा था, और दूसरा था वेद भाष्य भूमिका, जो कि हिंदी और संस्कृत का मिक्सचर था इस बुक में। अगला इनका बोला हुआ एक कोटेशन बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था हम लोग
अपने रूट से बहुत अलग हो जा रहे हैं, जो वेद है उनसे बहुत अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन बहुत सारे लोग आए, मुग़ल लोग हमें अपना कल्चर सिखाने लग गए हैं, अंग्रेज़ लोग अपना कल्चर सिखाने लग गए हैं, तो हम लोग जो हमारा जो रूट कल्चर है उससे दूर हो जा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने लोगों से ये अपील किया था कि हमें हमारे रूट तक पहुंचना है, हमें हमारे वेदास तक वापस पहुंचना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो, दैट इज़ बैक टू वेदास। फिर आगे दो ब्रिटिश पर्सन भी थी जिन्होंने इंडिया में सोशल रिफॉर्मेशन का काम किया था। उनका नाम था मैडम ब्लावट्सकी एंड ऑलकॉट। 1875 में ही इन्होंने एक सोसाइटी ओपन किया था न्यूयॉर्क में, दैट वाज नेम नोन एज थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा ये चला। फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मैड्रास। मैड्रास चेन्नई का पुराना नाम है। ठीक है, अगला हम लोग जो नेक्स्ट इंसान के बारे में बात करेंगे, इनका नाम आपको आपके जो पोइट्री के बुक है इंग्लिश का उसमें आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ही वॉज ए राइटर। इनका नाम है हेनरी लुइस विवियान डेरोजियो। इन्होंने इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट नाम से। ठीक है, तो ये एक राइटर तो थे ही, साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। फिर स्वामी विवेकानंद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका। तो ये भी स्वामी बनने से पहले इनका जो ओरिजिनल नाम था ये नरेंद्रनाथ दत्त थे। तो स्वामी बनने के बाद नाम बदल के स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाई रामकृष्ण परमहंस। एंड नाउ हु इज़ दिस पर्सन रामकृष्ण परमहंसा? ही वॉज ए प्रीस्ट। कहाँ पे? तो कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है, तो काली माता का मंदिर है, वहाँ के पुजारी थे ये। तो बहुत नॉर्मल पुजारी नहीं थे, बहुत पहुँचे पुजारी थे। इनको जो वो गॉडेस नज़र आती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनको खाना वाना खिलाते थे, वो खाना खाती भी थी। तो इनके ऊपर किसी तरीके से जो गॉड का एक हाथ था। तो इनका आइडियोलॉजीज से स्वामी विवेकानंद बहुत इम्प्रेस थे। तो स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के आइडियोलॉजीज पे एक स्कूल ओपन किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। तो 1887 में ये रामकृष्ण मिशन ओपन हुआ, और ये खाली एजुकेशन नहीं देता था और होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाता था। ये जहाँ पे भी किसी को भी कोई दिक्कत होता था उसमें रामकृष्ण मिशन हेल्प करने के लिए आती थी। ठीक है, आगे जिस टाइम में स्वामी विवेकानंद इंडिया में बाबा बने थे, स्वामी बने थे, उस टाइम में हिंदुज़म बहुत नीचे चला गया था। कोई हिंदुज़म को पसंद नहीं करता था, क्योंकि हिंदुज़म में बहुत सारे सुपरस्टिशन आ गए थे। एक तो सती सिस्टम आ गया था, चाइल्ड मैरिज होता था, फिर बहुत तरीके का पॉलीगैमी चलता था। तो हिंदू रिलीजियन लोगों को पसंद नहीं आता था। तो एक बार एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ, रिलीजियस मीटिंग किया गया शिकागो में। तो वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आए थे अपना रिलीजन का प्रचार करने के लिए। उसी में स्वामी विवेकानंद भी गए थे। तो स्वामी विवेकानंद ने जब स्पीच दिया तो इतना बेहतरीन उन्होंने स्पीच दिया कि उनका स्पीच सुन के पूरा दुनिया जो है वो हिंदुज़म के बारे में जाने। और एक वहाँ वहीं उसी जो फॉरेन एक फीमेल थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता, वो इतना इम्प्रेस हो गए स्वामी विवेकानंद का स्पीच सुन के कि उनके पीछे पीछे वो वापस इंडिया आ गए और इंडिया में ही बस गए, ये सिस्टर निवेदिता। तो स्वामी विवेकानंद का स्पीच सबको बहुत अच्छा लगा था। तो उसी स्पीच के दौरान में एक रिपोर्टर थे, उन रिपोर्टर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे इंसान, इतना वेल कल्चर्ड जेंटलमैन हैं, तो आप इतना सिंपल कपड़ा क्यों पहनते? वो गए थे स्पीच देने के लिए एक नॉर्मल सा जो ऑरेंज कलर का जो धोती रहता है, इनका स्वामी लोगों का जो अटायर है, उस अटायर में गए थे, पगड़ी पहन के माथा में। तो रिपोर्टर ने पूछा आप इतने बड़े जेंटलमैन हैं तो आप ऐसा कपड़ा पहन के क्यों आए हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने उनको एक बड़ा अच्छा सा आंसर दिया था। उन्होंने बोला था कि आपके कंट्री में एक दर्जी इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे कंट्री में उस इंसान का कल्चर, उसका बिहेवियर, उसका बैकग्राउंड, वो एक इंसान को जेंटलमैन बनाता है। कहने का मतलब है कि दूसरे कंट्री में जैसा दर्जी मिलेगा, अच्छा दर्जी मिले, सूट बूट सिल दिया, मतलब हम जेंटलमैन बन गए। और हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में एक इंसान का जो कल्चर है वो बताता है कि वो इंसान जेंटलमैन है कि नहीं है। तो ये जो जवाब सुन के रिपोर्टर का मुंह बंद हो गया, फिर आगे कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज श्री नारायण गुरु। इन्होंने मोस्टली साउथ इंडिया में रिफॉर्मेशन का काम किया था। अरावीपुरम मूवमेंट केरला में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसके अंदर में इन्होंने जितना भी मंदिर था साउथ इंडिया में, सबका दरवाज़ा सबके लिए ओपन कर दिया। पहले मंदिरों में घुसने का परमिशन सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियास का था। शूद्रास को तो गेट से ही भगा दिया जाता था। जिस रास्ते शूद्रास जाते थे उस रास्ते पंडित जी, मतलब ब्राह्मण लोग नहीं जाते थे, तो उनको अनटचेबल्स माना जाता था। लेकिन श्री नारायण गुरु ने जो मंदिरों का दरवाज़ा है सबके लिए ओपन कर दिया, कोई भी जा सकता था मंदिर। फिर नेक्स्ट रिफॉर्मर हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है।
इन्होंने मोस्टली जितना भी काम किया है वो फील्ड ऑफ एजुकेशन में ही किया है। बचपन में बहुत गरीब थे ये, खुद भी जो पढ़ाई लिखाई करते थे वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे में बैठ के पढ़ते थे, तो इनको पता था एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो जब ये बड़े हुए, ये पहले टीचर बने, फिर प्रोफेसर बने, तो इन्होंने अपना सैलरी से, अपना खर्चा से इंडिया में 35 गर्ल्स स्कूल जो है वो ओपन किया था। और 1856 में जो विडो रीमैरिज एक्ट जो लाया गया था, उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इतना सारा जो बात हम लोगों ने किया वो हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरे रिलीजन यहाँ पे मुस्लिम्स लोग भी रहते थे, इस्लाम रिलीजन में कुछ चेंजेस आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इस्लाम रिलीजन में भी सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओपन किया था। और सर सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। उनको पता था कि इंडियन एजुकेशन मिल रहा अच्छा बात है, लेकिन साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी हमें इनकलकेट करना चाहिए, तभी चल के आगे जो हम लोग दूसरे दूसरे कंट्री के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकेंगे, नहीं तो पिछड़े रह जाएंगे। और जो न्यूली एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते थे, तो वो लोग जो वो पर्दा सिस्टम को प्रेफर नहीं करते थे, पॉलीगैमी को प्रेफर नहीं करते थे, और वो मानते थे कि विमेंस भी इक्वल होती है, उनको भी इक्वालिटी का जो अधिकार है वो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इतना सारा जो मूवमेंट है वो हमारे बीच में भाईचारा ला रहा था। देखो, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी रिफॉर्म हो, सब एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा था कि सब बराबर है, अनटचेबिलिटी को हमें हटाना है। तो अनटचेबिलिटी के वजह से हम लोग साथ नहीं आ पा रहे थे। तो ये एक पॉइंट था जिसमें सभी रिफॉर्मर्स इस पॉइंट पे फोकस कर रहे थे। सभी रिफॉर्मर्स दूसरे जो पॉइंट है जिस पे फोकस कर रहे थे वो था कंडीशन ऑफ वुमेन हमें बेहतर करना है, क्योंकि इंडिया में मेल जितने फीमेल भी उतने ही हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। तो दोनों को जब तक इक्वालिटी नहीं दिया जाएगा तब तक इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये इस पॉइंट पे सभी रिफॉर्मर्स फोकस कर रहे थे। और प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म, भाईचारा हो गया, पैट्रियोटिज्म हो गया, देशभक्ति का भावना, इसका प्रमोशन करना सभी रिफॉर्मर्स बता रहे थे। ठीक है, अब आगे ये बात करते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन का हमारे नेशनलिज्म से क्या लेना देना है। तो पहले हमें, हमारा सभी रिलीजन का अलग अलग भाषा चलता था, सभी रीजन का, इंडिया में अलग अलग रीजन है, साउथ में कुछ और भाषा चल रहा है, नॉर्थ में कुछ और चल रहा है, वेस्ट में कुछ और चल रहा है। तो जिसके वजह से कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था। तो कॉमन लैंग्वेज ना होने की वजह से हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पाते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो उसके वजह से हमें कॉमन लैंग्वेज मिला, और उस कॉमन लैंग्वेज के वजह से ही हमें पता चला कि दुनिया के दूसरे इंडिया के दूसरे दूसरे कॉर्नर्स में क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ वगैरह हमें मिलने लगा। तो जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे यूनाइटेड होना स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। ठीक है, अब हमें दूसरा जो कंट्रीज़ है जो कि अंग्रेज़ों के अंदर में था, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, कॉलोनी बना के रहते थे। इंडिया में कॉलोनी बनाए थे, फ्रांस में कॉलोनी बना रहे थे, अफ्रीका में कॉलोनी बना रहे थे। तो किस तरीके से फ्रेंच वाले लोगों ने खुद को आज़ादी दिलाया, वो खबर हम तक पहुंचा, और वो खबर पढ़ के हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे एक तरीके से उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, अब ये हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में प्रेस का, न्यूज़पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन था इस नेशनलिज्म वाला फीलिंग को बढ़ावा देने में। तो दादा भाई नारोजी ने एक न्यूज़पेपर लिखना स्टार्ट किया जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, गुजराती भाषा में ये लिखते थे। राजा राम मोहन रॉय भी अपना बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी चलाते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली भाषा में सौम्य प्रकाश नाम का न्यूज़पेपर चलाते थे, जर्नल्स पब्लिश करते थे। ये सभी जो जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो ओपनली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी। अगर कोई पॉलिसी ठीक नहीं था तो उसके अगेंस्ट में बात करती थी। सिमिलरली टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा अभी भी चलता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये था पायोनियर था, स्टेट्समैन था। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो खराब पॉलिसीज़ था उसके बारे में इंडिया के लोगों को इन्फॉर्म करती थी। ठीक है, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया, पायोनियर, स्टेट्समैन, ये बड़े ही न्यूट्रल टाइप के न्यूज़पेपर थे। ये अच्छा पॉइंट को भी बताती थी और बुरा पॉइंट को भी बताती थी। आगे हम लोग ये बात करते हैं कि इंडिया में एक बार बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो गया था। अब लोकल लैंग्वेज अंग्रेज़ों को नहीं समझ में आता था, तो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में बहुत सारा चीज़ लिखा जाना स्टार्ट होने लग गया। तो जब इस बात का पता चला अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने एक एक्ट ले आया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छाप रहे हैं तो पहले उस न्यूज़पेपर को दिखाना पड़ेगा किसी ब्रिटिश ऑफिसर को, वो अगर परमिशन देते हैं तभी जाके उसको पब्लिश आप कर सकते हो, छाप सकते हो। परमिशन अगर नहीं देंगे तो फिर आप नहीं छाप सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ था ये बस लोकल लैंग्वेज पे लगा था। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ भी छापिए उसको आपको परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उनसे वैलिडेशन नहीं करवाना है ब्रिटिशर से। लेकिन आप लोकल लैंग्वेज में हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में छाप रहे हो तो पहले ब्रिटिश ऑफिसर से वैलिडेशन करवाना होगा, वो अगर ओके करती है तभी आप उसको छाप सकते हो। तो हमारे इंडिया में एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमृत बाज़ार पत्रिका। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में लिखती थी अपना लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए उन्होंने रातों रात शिफ्ट कर दिया इंग्लिश भाषा में, वो इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दी। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लगता था, तो जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया इंग्लिश भाषा में। और ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा ही बदल दी, इंग्लिश में छापना स्टार्ट की। तो दैट न्यूज़पेपर वॉज अमृत बाज़ार पत्रिका। ठीक है, आगे बाल गंगाधर तिलक दो न्यूज़पेपर चलाते थे, केसरी जो कि मराठी भाषा में लिखा जाता था और महाराठा जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। इन दोनों में बाल गंगाधर तिलक इंडिया के लोगों को यूनाइट होने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। आगे कुछ नेशनल लिटरेचर भी उस टाइम में स्टार्ट हुआ था, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के पर्सन थे, उन्होंने एक प्ले लिखा था, यानी कि नाटक लिखा था, नाम था भारत दुर्दशा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक नॉवेल लिखा था, नॉवेल का नाम था आनंद मठ। इस नॉवेल को बंगाली लोगों का बाइबल माना जाता है, बंगाली पैट्रियोटिज्म का बाइबल माना जाता है आनंद मठ को। इस आनंद मठ का ही इस आनंद मठ में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे पोइट्रीज है, पोएम है। इन्हीं में से एक पोइट्री को लिया गया एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, दैट इज़ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस का सेशन में, 1896 में कांग्रेस का सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे। अब ये सेशन का मतलब होता है मीटिंग। जब से कांग्रेस बना, 1885 में बना है, हर साल ये लोग इंडिया के किसी न किसी कोने में मीटिंग करते हैं। तो 1896 में जहाँ पे मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में ये वंदे मातरम जो वो गाया गया था। ठीक है, अब आगे ये हम लोग बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में जितने भी इंडिया के जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता था, उनसे हाई टैक्स वसूला जाता था, ज़मींदारी सिस्टम आ गया था, रियोटवारी, महलवारी, इसबदारी, इन सभी सिस्टम में एक ही चीज़ कॉमन था, ये बस पैसा कमाने के लिए बनाए गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खाली पैसा लूटते थे किसानों से। अब पहले किसान क्या करते थे कि फूड क्रॉप उगाते थे, अनाज उगाते थे, जैसे गेहूँ, चावल, ये सारा चीज़। अब गेहूँ चावल उगाने से ये चीज़ होता था कि खाना तो उनको मिलता था, लेकिन पैसा उतना नहीं आता था, वो बड़े नॉमिनल रेट में बिकता था ये फूड क्रॉप्स, तो जिसकी वजह से इनका पेट भरा रहता था, किसानों का जो खाने का कमी नहीं आ रहा था, लेकिन टैक्स देने के लिए जो पैसा है वो पैसा इनके पास नहीं आ रहा था। तो इन्होंने अब फूड क्रॉप उगाना छोड़ दिया, छोड़ के कैश क्रॉप उगाने लग गए। कैश क्रॉप जैसे कॉटन उगाने लग गए, जूट जिससे आलू प्याज का बोरा बनता है, इंडिगो उगाने लग गए, ओपियम यानी कि अफीम, चाय का बागान एक्स्टेब्लिश करने लग गए। तो इन सभी चीज़ों को बेच के पैसा बहुत आता था, लेकिन इन सभी चीज़ों को खा नहीं सकते थे। अब बोरा थोड़ी खा सकते हैं, रुई थोड़ी खा सकते हैं हम लोग। तो इस केस में ये हुआ कि इनके पास पैसा आ रहा था और वो भी पैसा चला जा रहा था टैक्स में। ठीक है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको टॉर्चर नहीं कर रही थी क्योंकि समय पे ये टैक्स पे कर दे रहे थे। लेकिन अब दिक्कत ये आ रहा था कि पैसा तो दे दिया, लेकिन अब खाने के लिए अनाज ही नहीं था इनके पास, क्योंकि फूड क्रॉप उगा नहीं रहे हैं। तो जिसके वजह से इंडिया में बहुत भयंकर फेमिन, भुखमरी फैलने लग गया। यूपी में, बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे भुखमरी फैलने लग गया, क्योंकि किसानों के पास पैसा था, वो भी टैक्स में चला जा रहा था, लेकिन खाने का बहुत भयंकर कमी था, क्योंकि फूड क्रॉप अब कोई उगा नहीं रहा था। आगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमारा इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिक नहीं रहा था, फॉरेन मार्केट में हम लोग बेच नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था, टैक्स लगता था। इसी का ठीक उल्टा ब्रिटिश गुड को अगर इंडियन मार्केट में बेचना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पैसा खर्चा नहीं लगता था, दैट वाज इम्पोर्ट फ्री, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इसके वजह से इंडियन मार्केट में ब्रिटिश मेड गुड्स बहुत ज़्यादा बिकने लग गया, लोग खरीदने लग गए, और हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्ट था वो कोई खरीदता नहीं था। तो इसी चीज़ को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला जाता है, जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस किए ही हैं, जिसको सबसे पहली बार समझा था दादा भाई नारोजी ने, और अपना बुक में भी लिखा था। बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ठीक है, अब आगे हम लोग ये बात करते हैं कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाखुश हो रहे थे। अच्छा, इस चैप्टर में एक बात का ध्यान रखना है, हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1885 तक ही थी। उसके बाद 1885 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद यहाँ पे रूल करने लग गई। तो इस चैप्टर में जो भी लिखना है सब ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखना है। तो एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होने लग गए थे। रीज़न क्या था? इंडियन लोग इतना ज़्यादा पढ़ लिख रहे थे, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क का पोजीशन में रखा जाता था। नॉमिनल सैलरी में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता था, रेस्पेक्ट तो दूर का बात है। तो अम, इसके वजह से एजुकेटेड इंडियन जो है वो गुस्सा होने लग गए थे। कुछ इंडियन जो है वो जैसे उस टाइम में भी यूपीएससी का एग्ज़ाम चलता था जिसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो बहुत ही कम इंडियन उसको क्वालिफाई कर पाते थे। हालांकि इंडिया में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, आईसीएस ऑफिसर बन गए थे वो। लेकिन इनको आलतू फालतू का रीज़न लगा के, छोटा सा रीज़न लगा के इनको जॉब से निकाल दिया गया था। तो ये जॉबलेस हो गए थे, तो ये भी गुस्सा होने लग गए थे। इंडिया में गरीबी छाने लग गया था, अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया था। जितने भी लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। जितना काम करते थे उस हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता था। फिर गवर्नमेंट जो इंडियन पीपल का जो वेलफेयर का काम है, भलाई का काम है, वो बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, खाली पैसा कमाती थी। इंडिया को उन्होंने रखा ही था कि यहाँ से खाली पैसा लूटना है, बदले में इंडिया को कुछ नहीं देना है। तो टैक्स हाई कर दिया गया था। मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर था वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। वही पैसा अगर इंडियन लोगों के भलाई में थोड़ा सा खर्चा कर देती तो हम लोग भी खुश रहते, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खुश रहती। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा मिलिट्री में खर्चा कर रहे थे। अपना इंडिया से बाहर इधर उधर लड़ाई करते थे, अफ़गानिस्तान में लड़े थे, बर्मा में लड़े थे। उन लड़ाई में बहुत पैसा इनका खर्चा हुआ, बहुत इंडियन सोल्जर का जान भी चला गया। तो मिलिट्री में वो और ज़्यादा पैसा देने लग गए। पहले इनका बजट था मिलिट्री में 200 मिलियन, बाद में वो बढ़ते बढ़ते 300 मिलियन हो गया। यहाँ इंडियन लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग हमारा ही पैसा का इस्तेमाल कर रहे थे बंदूक खरीदने में, बम बनाने में, इन सभी चीज़ों में। और इंडियन लोगों पे कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता था। आगे इनका कुछ और भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ था। ये खुद को बहुत सुपीरियर मानते थे, जिसको वाइट मैन्स बर्डन बोला जाता है। रेलवे कंपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिशमैन रखा जाता था। भले आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, फिर भी आपको फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। गलती से अगर चढ़ गए तो आपको धक्का मार के चलता ट्रेन से निकाल दिया जाएगा। सिविल लाइंस बनाया गया था जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स रह सकते थे और किसी का घुसना अलाउड नहीं था। तो ये सारा भेदभाव वाला चीज़ ये लोग कर रहे थे, जो कि हमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर आए इंडिया के एक वाइस रॉय, जो सबसे नालायक वाइस रॉय इंडिया के, जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो अब ये वाइस रॉय कौन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में इंडिया का हेड गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है, क्वीन का रूल चल रहा है इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जो पोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में गवर्नर जनरल का था, उसी का नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया गया। तो लॉर्ड लिटन इंडिया के वाइसरॉय थे और सबसे नालायक वाइसरॉय थे, इनसे कोई काम होता नहीं था। इन्होंने कुछ कुछ पॉलिसीज़ ऐसा लगाया था जो कि इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। पहला पॉलिसी इन्होंने क्या चीज़ लगाया था? इन्हीं पॉलिसीज़ को रिप्रेसिव पॉलिसीज़ बोलते हैं। तो पहला पॉलिसी लगाया था इन्होंने कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, यानी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन है, पहले नाम आईसीएस था, अभी तो यूपीएससी हम लोग कहते हैं। तो वो आईसीएस एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो इंडियन लोगों के लिए घटा दिया गया। पहले इंडियन लोगों का मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स का था, अब घटा के 19 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जिसके वजह से ये क्यों किया गया? ताकि इंडियन लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर ही ना कर पाए। अब क्लियर नहीं करेगा तो फिर हाई पोस्ट में इंडियन लोगों को रिक्रूट भी नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ये किया गया था, 1877 में ये किया। तो जिसके वजह से इंडियन लोग गुस्सा हो गए। फिर इन्होंने एक बार इम्पीरियल दरबार उसी साल किया था 1877 में। इम्पीरियल दरबार में क्या था कि दिल्ली में बहुत ग्रैंड एक पार्टी दिया गया, जिसमें खाना वाना पूरा इधर उधर बर्बाद हो रहा है, एकदम शैम्पेन का बॉटल ओपन हो रहा है, पूरा भयंकर पार्टी चल रहा था। दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। अब जब दिल्ली में इतना सारा चीज़ हो रहा था, उसी टाइम में साउथ इंडिया में फेमिन चल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे आधा रोटी तक इनको मिल नहीं रहा था और ये लोग दिल्ली में पिज़्ज़ा उड़ा रहे थे हवा में। तो जिसके वजह से साउथ इंडिया वाले लोग बहुत गुस्सा हो गए कि हमें यहाँ खाना नहीं मिल रहा, तुम लोग वहाँ पे पार्टी मना रहा है। आगे कुछ प्रेस रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे इन्होंने, यानी कि जो न्यूज़पेपर वाले थे उनको भी ओपनली बोलना अलाउड अब नहीं था।
पहला तो वही था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसको गैगिंग एक्ट भी बुलाया था। गैगिंग का मतलब गला घोटना। तो एक तरीके से गला ही घोटा जा रहा था यहाँ पे, कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छापती है वो अपने मन से कुछ भी नहीं छाप सकती है, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के हथियार कैरी नहीं कर सकती। लेकिन ये रूल खाली इंडियन पे लगता था। कोई ब्रिटिश अगर है, यूरोपियन है, वो आराम से खुलेआम बंदूक लेके घूम सकता था, जिसको मन उसको गोली से उड़ा दे सकता था। तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर आगे हम लोग इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड लिटन का ये जो पॉलिसीज़ दिखे, रिप्रेसिव पॉलिसी, एकदम वाहियात पॉलिसी, कोई काम का नहीं था। बस लोगों के मन में जो है वो गुस्सा भरने लग गया। हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इनके इन उटपटांग पॉलिसीज़ से। तो लॉर्ड लिटन को हटा के इनके बाद लाया गया लॉर्ड रिपॉन को। तो लॉर्ड रिपॉन ने देखा कि इंडियन लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, तो इनको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। शांत नहीं करेंगे तो यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे। अगर सब लोग, पूरा इंडिया उठ के रिवोल्ट करने लग जाए, तब तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो लॉर्ड रिपन ने जो गलती लॉर्ड लिटन ने किया था, उसको दूर करने के लिए कुछ डिसीजन इंडियन लोगों के फेवर में करने लग गए थे। जैसे एक एग्जाम्पल इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये था कि पहले जो यूरोपियन ऑफेंडर्स थे, कोई क्रिमिनल जो कि यूरोपियन है, उसको अगर सज़ा देना है तो कोई यूरोपियन जज ही दे सकता था। इंडियन पर्सन वेर नॉट अलाउड टू पास एनी जजमेंट अगेंस्ट द यूरोपियंस। तो लॉर्ड रिपन ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, बोला कि अब इंडियन लोग भी यूरोपियन को मतलब जजमेंट दे सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं। अब ये सुन के जितने भी यूरोपियंस थे वो गुस्सा होने लग गए। तो अल्टीमेटली लॉर्ड रिपन को अपना ये फैसला वापस खींचना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन सी पार्टीज़ बनी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।